अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। पिछली वीडियो आई होप आपने देखी हो एंड आई होप आपको समझ में आई हो। और उसकी अब सीक्वेंस में हमने आपसे बात करी थी कि हम दो डायमेंशंस हम कवर करेंगे पिछली वीडियो के अंदर, विच वाज एक्सटर्नल अकाउंट एंड फिस्कल अकाउंट। और हमने कहा था कि बाकी दो डायमेंशंस जो कि मॉनेटरी साइड थी और ग्रोथ वाली साइड थी वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये बात भी करेंगे कि इन सब को आपस में ये किस तरह से रिलेटेड एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी एज अ होल। चले गाइस, अब हम तीसरी डायमेंशन की बात करते हैं विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी या सूद पॉलिसी भी कह सकते हैं आप उसको। कि इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि जी आजकल इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमिन करती है। जैसे कि आज भी जो वीडियो शूट हो रही है, टुडे 27 ऑफ अप्रैल, एंड आज भी एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है शाम में, जिसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि बैठते हैं, जो इकोनॉमी की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, सामने देखते हैं क्या हालात हैं, कुछ प्रोजेक्शंस वगैरह एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर फैसला करते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कम करना है, या स्टेटस को यानी सेम छोड़ देना है, करना क्या है। और वो बेसिकली फिर उसके आगे उसकी अपनी एक इम्प्लीकेशन होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जब आप जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे बड़ा एंकर है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है। आपने शायद नहीं बल्कि महंगाई तो सभी को अफेक्ट कर रही होती है, आपने भी सुना ही होगा। कभी हमारे यहाँ फेजेस आते हैं, साइकिल्स आते हैं, कभी 20-25-30% पे चला जाता है, कभी वो आपका 2-3-5% के ऊपर आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी किस पार्ट ऑफ द साइकिल के अंदर चल रही है। तो यूजुअली जो इंटरेस्ट रेट आपका मैनेज किया जा रहा होता है वो कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा होता है। कोशिश ये की जाती है कि मीन इन्फ्लेशन के ऊपर आप थोड़ा सा रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव, जो कि रियल सेविंग्स होती हैं आपकी, वो छोड़ा जाए और इंटरेस्ट रेट ऊपर रखा जाए। बट इसकी एक और एस्पेक्ट भी होता है एक्सटर्नल अकाउंट का, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो गाइज, एक और इंटरेस्ट रेट इसी मॉनेटरी पॉलिसी सेक्शन के अंदर एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो है मनी सप्लाई। ये भी शायद अगर आप अखबार पढ़ते हैं आपने सुना होगा या बातों बातों में सुना होगा कि मनी सप्लाई इतने % से ग्रो कर गई, या M2 का एक वर्ड सुना होगा आपने, M2 ग्रोथ इतनी आ गई। तो ये होता क्या? मनी सप्लाई सिंपली ये है कि जी आपकी इकोनॉमी के अंदर टोटल सप्लाई ऑफ पैसा कितना है, जो कि M2 से मेजर किया जा रहा होता है एक ओवरऑल बेसिस के ऊपर। और उसके मेनली प्राइमरीली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है करेंसी इन सर्कुलेशन या कैश इन सर्कुलेशन, जो भी आप उसे बोलना चाहें। वो ये होता है आपके मेरी वॉलेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, इसी तरीके से पूरी कंट्री पाकिस्तान में कितना कैश सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन। और उसके बाद जो दूसरा इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है जो डिपॉजिट्स बैंकों में पड़े होते हैं, बिकॉज आप उनको भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो उसकी। तो ये दो कंपोनेंट जब मिलते हैं तो आपका मनी सप्लाई बन जाती है या M2 बन जाती है। प्योरली थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो M2 को GDP के बराबर होना चाहिए आपका, क्योंकि जितनी मनी की सप्लाई उतनी होनी चाहिए, इकोनॉमी के अंदर पैसा उतना होना चाहिए जितना कि उसका GDP का साइज़ है। बट अगर कहीं पर कोई मिसमैच होता है, जो कि हमारे केस में है, वो आपको ये आइडिया दे रहा होता है कि फिर यहाँ सिस्टम में कहीं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मौजूद है, जो कि फिर कैश के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन ऑफिशियल जो GDP के नंबर्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। यही वजह है कि M2 ग्रोथ, जो मनी सप्लाई ग्रोथ होती है, और नॉमिनल GDP ग्रोथ, उसमें भी अक्सर फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो गाइस, एक ना मनी जिसे कहते हैं, पैसा जिसके कहते हैं ना, इकोनॉमी के अंदर जो होता है उसकी भी एक अपनी डिमांड होती है और जो एक सप्लाई होती है। सप्लाई जो होती है वो सेंट्रल बैंक मैनेज कर रहा होता है, किसी हद तक मैनेज कर रहा होता है। ऑब्वियसली 100% तो करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक इकोनॉमी की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनको मीट करना ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ डिमांड होती है। डिमांड आती है कि जी पैसों के इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे हो रही है तो जी पैसा चाहिए, कंजम्पशन हो रही है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो डिमांड आपकी आ रही होती है। तो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो डिटरमिन कर रहा होता है एक्चुअली कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कहाँ होंगे। बट दिस थ्योरी अप्लाइज टू वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलप्ड आई थिंक इकोनॉमीज़ में ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स को और कंसिडरेशंस को भी सामने रखना पड़ता है, सच एज एक्सटर्नल अकाउंट। और उसके मद्देनज़र रखते हुए वो लोग यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो एक और चीज़ वो यूज़ करते हैं, ओमोज, जिसको आपने अक्सर नाम सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं ना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर इसी मनी की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है टू मैनेज इंटरेस्ट रेट। यानी कि अब यूँ सोचें ना, कहीं पर भी डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए तो शॉर्टफॉल हो जाता है, उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और मनी की कीमत क्या होती है? मनी की कीमत होती है सूद रेट यानी इंटरेस्ट रेट। जब भी आप किसी बैंक जाएंगे तो आप बैंक जाकर अगर फॉर एग्जांपल आपको लोन चाहिए तो आप लोन
लोन मांगते हुए इस चीज़ पे डिबेट नहीं हो रही होती कि जी मुझे इतने 100 रुपये चाहिए तो वो बैंक कह रहा हूँ नहीं 100 रुपये नहीं 75 रुपये ले लो, ये इस तरह की डिबेट नहीं होती। असल जो डिबेट होती है वो होती है कि जी क्या मार्कअप चार्ज होगा, क्योंकि जो प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ मनी जो है ना वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो जहां पर भी अब आप सोचें कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं है पीछे उस तरीके से, तो इंटरेस्ट रेट्स को शूट कर जाना चाहिए, कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए। जैसे कि कभी आपने अक्सर शुगर में सुनते हैं और किसी चीज़ में सुनते हैं कि भाई डिमांड सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड वो डेफिसिट आ जाता है, बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। जब सरप्लस हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो फिर आपकी चीज़ें भी कम, कॉस्ट कम हो जाती है और इन दिस केस भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा होता है, इन ऑर्डर टू कीप मार्केट रेट्स क्लोजर टू द पॉलिसी रेट, जो उसका अनाउंस रेट होता है या जो उसका टारगेट रेट होता है कि हमने इसके इस वक्त इस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे रखना है, वो ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन, यानी कि उसके थ्रू वो लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर वहाँ से निकाल रहे होते हैं। जब इनको मनी सप्लाई थोड़ी सी कम होती हुई शॉर्टफॉल होता हुआ नजर आ रहा होता है, तो स्टेट बैंक आता है और ओमो के थ्रू वो इंजेक्शन करता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ताकि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, एंड वाइस वर्सा भी कभी हो जाता है, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इतना बड़ा डेफिसिट रन करती है कि डिमांड फॉर मनी हमेशा ज़्यादा ही होती है। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी इंप्लीकेशन जो होती हैं यहाँ पर वो एक्सटर्नल अकाउंट के लिए होती हैं। ये बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिकरिंग बूम एंड बस्ट जितने भी क्राइसिस होते रहे हैं वो एक्सटर्नल अकाउंट की वजह से होते रहे हैं। आपने सुना होगा जी डॉलर क्राइसिस हो गया, डॉलर शॉर्टेज हो गया, डॉलर रन हो गया, इस तरह की बड़ी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। वो क्यों होता है? अब बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपसे पीछे भी बात करी थी डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, यहाँ पर भी अब हम बात करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट किसी भी वजह से लो हो गया, आपने ग्रोथ ट्रिगर करनी, कुछ भी करना था, इंटरेस्ट रेट लो कर दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है तो बोरो करना आसान हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाती है आपकी, तो नेचुरली फिर आप अक्सर देखते होंगे गाड़ियाँ, बैंक्स जो होते हैं वो लैंड ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, लोग भी निकलवाना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, तो डिमांड फॉर कार्स बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरीके से एक और एलिमेंट भी होता है, ये होता है कि जी बहुत से लोग बैंकों में पैसा रख रहे होते हैं, तो क्यों उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है या प्रॉफिट मिल रहा होता है, अब वो इतना कम अगर हो जाए कि वो मज़ा ही ना आ रहा हो, तो लोग प्रेफर करते हैं कि जी हम उस पैसे को स्पेंड कर लें, बजाय इसके कि जी हम यहाँ पर उसमें कुछ सेव करें, वो इतना लो रिटर्न हो चुका होता है। तो दोनों केसेस में आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, और जब भी डिमांड बढ़ती है आपकी इकोनॉमी के अंदर तो इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगी। अब जैसे मैंने गाड़ी बताई, तो गाड़ी का इंजन तो आ ही रहा है ना, इंपोर्ट हो रहा है आपका। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सोसाइटी में बढ़ना शुरू हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो भले आप सरिया लोकल बना के इस्तेमाल कर रहे हो, बट उस सरिया को बनाने के लिए स्क्रैप तो आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना। सीमेंट अगर आप बना रहे हैं लोकली, तो सीमेंट के लिए जो कोयला कंज्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी पीछे से इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं एंड एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें सेम पेस पे, तो आपके डेफिसिट्स आते हैं, एंड देन फिर वो हमारा टिपिकल बूम बस्ट क्राइसिस चलता रहता है। दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल अकाउंट। एंड दूसरी तरफ भी देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो बोरो करना मुश्किल हो जाता है, सेव करना ज़्यादा इंसेंटिव हो जाता है आपके पास, तो लोग कंजम्पशन डेफर करना शुरू कर देते हैं, डिमांड खुद ही कम होना शुरू हो जाती है, एंड फिर इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। चलें गाइस, अब एक और आखिरी इंपॉर्टेंट जो हमारी इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, कैटेगरी डायमेंशन जो भी बोलना चाहें, उसकी बात कर लेते हैं, विच इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने 3 मेजर अकाउंट्स की बात करी थी। एक हमने बात करी सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर एक्सटर्नल अकाउंट, फिर हमने बात करी फिस्कल अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी मॉनेटरी पॉलिसी / मॉनेटरी अकाउंट बोल लें आप उसको। ये तीनों जब मिलते हैं और एक दूसरे को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली ये आखिर में सब मिलकर एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं, विच इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी जीडीपी किस रेट पे ग्रो करेगी। अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ परसू करेंगे कि जी आपने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर दिए हैं, पब्लिक स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है, करेंसी स्टेबल कर दी है, तो बेसिकली यू आर परसुइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जी आपकी ग्रोथ हो, तो वहाँ पर आपकी नेचुरली डिमांड बढ़ती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, एंड वो इकोनॉमिक साइकिल आपका चलना शुरू होता है। सिंस जीडीपी का हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है वो कंजम्पशन है, सो कंजम्पशन मेक्स अप मोर देन 90% ऑफ आवर जीडीपी। तो जब भी कोई भी ऐसे फैक्टर्स इन प्ले आते हैं जो कि हमारी सोसाइटी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो इवेंचुअली फिर आपका वही साइकिल चलना शुरू होता है, जैसे हमने बात करी कि इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं वगैरह वगैरह। बट ये सब प्रॉब्लम में क्यों कन्वर्ट होता है? ये प्रॉब्लम में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई बहुत कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस नहीं है। रेमिटेंसेज को आप एक्सपोर्ट ऑफ लेबर कह सकते हैं, बट देन अगेन एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेज गुड्स वगैरह सब मिलाकर भी आपका इतना बड़ा सस्टेनेबल बेस नहीं है कि जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं कि वो उसको एडजस्ट कर पाए, वो अपने एक सर्टेन पेस पे ग्रो कर रही हैं, वो उस तरह से ऑफसेट नहीं कर पा रही होती हैं आपकी। तो जब तक देखें, जब तक
हमारे पास सस्टेनेबल एक्सपोर्ट्स का एक सस्टेनेबली एक्सपोर्ट्स ग्रोथ का कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, जब तक वो काम नहीं शुरू होगा उस वक्त तक हम यही टिपिकल साइकिल में चलते रहेंगे कि जी जब भी आपकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी आपके इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम आपके लिए बनना शुरू हो जाएगी। वरना पर दूसरा तरीका यही है कि जी आप अपना कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में रखें, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखें, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई रखें, करेंसी थोड़ी थोड़ी डिवैल्यू करते रहें, इन्फ्लेशन थोड़ा सा रखें कि हर साल महंगाई होती रहे, जो कि पिछले कुछ अरसे में रहा है। जो रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट तो फिर आपकी इंपोर्ट्स कंट्रोल रहती हैं, डिमांड आपकी कंट्रोल रहती है, ग्रोथ उस तरह से नहीं आ रही होती है आपकी। तो ये दूसरा ऑप्शन है विच इज़ नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली जब बिल्कुल एक सर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक कड़वी गोली आपको खानी पड़ती है और ये वो कड़वी गोली बन जाती है हमारे लिए। बट ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सस्टेनेबल सोल्यूशन हमारा यही है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम हो, एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम नहीं होगा ये हमारे प्रॉब्लम्स रिकरिंग रहेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जी जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो सारी मैंने आपको बताया। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगेन वो पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू डिमांड्स में कन्वर्ट हो रही होगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, तो मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरह वो डिमांड में कन्वर्ट हो रहा होता है आपका। तो इस तरह से ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये मिलकर आपका इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि डिमांड के डायरेक्शन क्या होगा आपका। सो यहाँ पे गाइज ये ग्रोथ वाला पार्ट ख़त्म होता है। आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम बात करते हैं विच इज़ कि ये सब स्टॉक मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशंस होती हैं, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस जो होती हैं दे आर अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लो स्लैश प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करते हैं। अब जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो वैल्यूएशंस भी उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी, एंड हेंस फिर ओवरऑल आपकी स्टॉक मार्केट शुड परफॉर्म दैट वे। बट जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ही साइकिल्स में चलती रहती है कि भाई एकदम हाई ऊपर चली जाती है जीडीपी ग्रोथ रेट, फिर बस्ट हो जाता है तो फिर एकदम जीडीपी ग्रोथ नीचे आना शुरू हो जाती है, फिर 1-2% पे आ जाती है, आपके कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ें होती रहती हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आती आपको। स्पेशली सिक्लिकल्स में ये चीज़ नज़र आएगी कि भाई आपको नज़र आएगा एकदम से रिकॉर्ड प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बेचारे गिर के कभी कुछ केसेस में लॉसेज में भी चले जाते हैं, फिर वो रिकवर होते हैं, फिर नीचे चलते रहते हैं। तो मार्केट क्योंकि फंक्शन ऑफ जो वैल्यूएशन आर अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, तो जब प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसी से इम्पैक्ट होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से इम्पैक्ट हो रही होती है। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है मार्केट्स भी आपको ज़्यादा तेज़ी से चलती हुई नजर आ रही होती है, ऊपर प्रॉफिट्स भी अच्छे चल रहे होते हैं आपके, एंड वाइस वर्सा। तो ये बेसिकली ये सारी कहानी का क्रक्स है कि जो सारा इकोनॉमिक आपका एनालिसिस है ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू स्टॉक मार्केट की को अफेक्ट कर रहा होता है और आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर ये वाला हम टॉपिक स्लैश कोर्स जो भी बोलना चाहें इसको, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये हम ख़त्म करते हैं। और जो वीडियो अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो हमारी नहीं आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर यू। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कोर्स, अल्लाह हाफिज़।